हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको बिल्कुल अलग किस्म की खबर पहुँचा रहा हूँ। अब तक रूस ने चीन, ईरान, तुर्की, सीरिया और कई खाड़ी के देशों में जो असर बढ़ाया था, इसी से अमेरिका और इजराइल परेशान थे। अब रूस ने यूरोप में सेंध लगा दी है। रूस के राष्ट्रपति ने रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाला समंदर के ऊपर 19 किलोमीटर लंबा पुल बनाकर अमेरिका को आंखें दिखाई हैं और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अब अमेरिका के सुपर पावर के ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुँच सकें। खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन कर दिया है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है जो केर्च जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। जल डमरू पानी के ऐसे तंग रास्ते को कहते हैं जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है। इसका आकार डमरू जैसा होता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से है, इसी तरह से ये भी एक स्ट्रेट है। इसको जलडमरू मध्य हिंदी में कहा जाता है। केर्च को क्रीमिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। इस शहर ने 1920 की दहाई में तेजी से विकास किया और दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान एक बड़े जंग का मैदान बना। आज केर्च क्रीमिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। इस पुल के इनॉग्रेशन के बाद ट्रेन में सवार होकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रीमिया से रूस गए। ड्राइवर केबिन में मौजूद पुतिन की तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही हैं। पुल पूरा होने पर राष्ट्रपति पुतिन ने मजदूरों को बधाई देते हुए कहा, इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने से हमारी काबिलियत साबित होती है। वो इस पुल के बनने पर बहुत खुश हैं। $3.5 अरब से ज़्यादा की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में 2 समानांतर यानी पैरेलल पुल बनाए गए हैं, जिनमें से एक रेलगाड़ियों के लिए है जबकि दूसरा वाहनों के लिए। इस प्रोजेक्ट की योजना 2014 में उसी वक्त बनाई गई थी जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। वाहनों के लिए बने पुल का उद्घाटन पुतिन मई 2018 में ही कर चुके थे और कुछ महीने बाद इसे ढुलाई वाले भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया था। रेलवे पुल को मालगाड़ियों के लिए जून 2020 में खोल दिया जाएगा। क्रीमिया पर रूस का कब्जा होने से पहले भी दोनों देशों के बीच रेल यातायात रहा है। क्रीमिया के शहरों सिम्फेरोपोल और सेवास्तोपोल से यूक्रेन, रूस और बेलारूस के लिए यात्री रेल सेवा मौजूद थी। क्रीमिया पर कब्जे के बाद लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं रोक दी गई थीं। सिर्फ क्रीमिया में लोकल ट्रेनें चल रही थीं। रूस ने क्रीमिया के बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में खूब पैसा लगाया है, जिसमें अनेक पुल और नए बिजली घर बनाए जा रहे हैं। क्रीमिया पूर्वी यूरोप में यूक्रेन देश का एक स्वशासित यानी सॉवरन हिस्सा है जो काले सागर यानी ब्लैक सी के उत्तरी किनारे पर मौजूद है, जिसकी संसद और सरकारी इमारतों पर हथियारबंद रूस के सपोर्टर्स ने 26 फरवरी 2014 को कब्जा कर लिया था। 2 मार्च 2014 को रूसी संसद ने यूक्रेन में सेना भेजने की इजाज़त दे दी थी, जिसके पीछे वजह यह बताई गई थी कि क्रीमिया में रूसी ओरिजिन के लोग ज़्यादा हैं जिनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। रूसी सेना के इस कदम से दुनिया भर के देशों में चिंता छा गई थी और कई देशों के राजनयिक अमले यानी डिप्लोमेटिक स्टाफ हरकत में आ गए थे। इसके बाद 6 मार्च 2014 को क्रीमिया की पार्लियामेंट ने रूसी संघ का हिस्सा बनने के फेवर में वोट दिया था। जनमत संग्रह के नतीजों की बुनियाद बनाकर 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को रूसी फेडरेशन में मिलाने के प्रपोजल पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दस्तखत किए थे। इसके साथ ही क्रीमिया रूसी फेडरेशन का हिस्सा बन गया। आपको बता दूं कि क्रीमिया 18वीं सदी से ही रूस का हिस्सा रहा है, लेकिन 1954 में रूसी नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया दे दिया था, जिसे पुतिन ने 2014 में
वापस अपने कब्जे में ले लिया है। इस कदम की वजह से रूस को G8 समूह से बाहर कर दिया गया, जो 8 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों का मंच है, जिसे अब G7 कहा जाता है, क्योंकि इस समूह से रूस को निकाल दिया गया है। अब इसमें सिर्फ 7 देश शामिल हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। इस पर यूरोपीय मुल्क और अमेरिका काफ़ी परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 नेताओं से कहा था कि क्रीमिया रूसी है, क्योंकि हर कोई जो क्रीमिया में रहता है रूसी जबान बोलता है। दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक के बाद मीडिया के लोगों से बातचीत में बताया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे वादा किया है कि वे क्रीमिया को वापस दिलवाएंगे। इससे पहले भी ट्रंप यूक्रेन को नाराज करने वाला बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रीमिया रूसी इलाका है, क्योंकि वहां की ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान रूसी है। इससे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ट्रंप किसकी तरफ हैं। ये उनके मामले में हमेशा होता है कि वो कभी दोस्त की तरह और कभी दुश्मन की तरह नजर आते हैं। इस 19 किलोमीटर लंबे पुल के खुल जाने के बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और यूक्रेन के सेवास्तोपोल के बीच यात्रा करना मुमकिन होगा। इस सफ़र में 43 घंटे का वक्त लगेगा। सेंट पीटर्सबर्ग राष्ट्रपति पुतिन का जन्म स्थान है, जहां से पहली ट्रेन पुल के उद्घाटन के कुछ समय बाद ही क्रीमिया में पहुंची। रूस का कहना है कि ये यूरोप का सबसे लंबा रेलवे पुल है। दूसरी तरफ यूक्रेन ना तो इस पुल से खुश हैं और ना ही इसके उद्घाटन के लिए क्रीमिया में पुतिन की मौजूदगी से। क्रीमिया पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधि ने फेसबुक पर अपने एक बयान में कहा है कि ये रेल कॉन्टैक्ट और राष्ट्रपति पुतिन का क्रीमिया दौरा रूस की तरफ से यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन है। यानी उनका मानना है कि यह यूक्रेन की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। यूरोपीय यूनियन ने भी पुल के इनॉग्रेशन को यूक्रेन की संप्रभुता का वायोलेशन बताया है। यूरोपीय संघ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि केर्च पुल का अब बनाया जाना यूक्रेन की रजामंदी के बिना किया गया है और ये गैर कानूनी तरीके से हथियाए गए प्रायद्वीप को ताकत के बल पर अपनी सीमा में मिलाने की तरफ एक और कदम है। यूरोपीय यूनियन ने जोर देकर कहा है कि वो क्रीमिया पर रूस के कब्जे को ना तो मान्यता देता है और ना ही देगा। इधर इसी महीने यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन क्राइसिस की वजह से रूस पर लगाई गई पाबंदियों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले थे, जिसमें दोनों राष्ट्रपतियों ने यूक्रेन क्राइसिस से जुड़े तनाव को कम करने पर बातचीत की थी। इस बीच एक और अहम वाकये में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार होने की बात कही है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने नाटो के मेंबर यूरोपीय मुल्कों पर संगठन के लिए ज़्यादा धन जुटाने का दबाव जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ नेटो अपने ही मेंबर्स के बीच गहरे मतभेदों में उलझा हुआ है। इसके अलावा नेटो की पारंपरिक नीति से हटकर ट्रंप ने रूस के लिए थोड़ा नर्म रुख अपनाया हुआ है। इससे जाहिर होता है कि यूरोपीय देश अमेरिका से परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से वे अब रूस से बात करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय मुल्कों में अब ये एहसास हो रहा है कि रूस उनका पड़ोसी है और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में बेहतर है कि रूस से ही बात की जाए। जानकारों का कहना है कि रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे इस पुल से रूस और मजबूत बनेगा। साथ ही क्रीमिया रूस के संबंधों में भी सुधार आएगा, जिससे इन इलाकों में अमेरिका की दखलंदाजी रोकने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका को लगता है कि यूरोप में रूस का कोई असर नहीं होना चाहिए। क्रीमिया के रूस के साथ हो जाने से अमेरिका को नाकामी का एहसास हो रहा है। देखा आपने दुनिया कितनी बदल रही है। अब ऐसा लगता है कि रूस ने ये साबित कर दिया है कि अमेरिका की ये पॉलिसी काम नहीं करेगी कि सिर्फ नकली सरकारों और बादशाहों से ताल्लुक़ ठीक रखो, बल्कि रूस ने साबित किया है कि सिर्फ उन्हीं हुकूमतों के साथ ताल्लुकात
कामयाब हो सकते हैं जिनके पीछे उनकी जनता की सपोर्ट मौजूद है। यानी सऊदी अरब जैसे मुल्कों के साथ नहीं, ईरान और सीरिया जैसे मुल्कों के साथ रहना समझदारी है। और आप सिर्फ हमेशा डॉलर कमाने के लिए हुकूमत नहीं चला सकते, बल्कि कुछ सियासत के उसूल भी होते हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।